गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ देखे थे। ठीक है, 2 पार्ट बन चुका है एक्सटेंशन एजुकेशन का, ये तीसरा पार्ट बन रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रूरल ट्राइबल एंड अर्बन कम्युनिटी, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा उसमें उस वीडियो में चर्चा हुआ था, लेकिन बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस होने के कारण वहीं पर वो रुक गया था। ये हम लोग आगे देखते हैं क्या कि रूरल कम्युनिटी क्या होता है, ट्राइबल कम्युनिटी क्या होता है एंड अर्बन कम्युनिटी क्या होता है। नेचर ऑफ इन्वायरमेंट, तो वातावरण की प्रकृति कैसी होती है। तो रूरल कम्युनिटी जो होता है, रूरल लोग नेचर से आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना, डायरेक्ट नेचर में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्राइबल कम्युनिटी जो होता है, ट्राइबल कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, जनजातीय समुदाय। तो ये लोग सिविलाइज्ड वर्ल्ड से कोसों दूर रहते हैं। ये ज़्यादातर अपनी जीवन और बिलियर लाइक रिमोट और स्टेबल क्षेत्र में रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनका जो रहता है जनजातीय एकदम परंपरागत तरीके से कोई भी काम ये लोग करते हैं। ये लोग कोई नया चीज़ को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं बहुत जल्दी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, है ना, एकदम तैयार नहीं होते हैं, डरते हैं बहुत ज़्यादा ये लोग, है ना। और ये आपका यूसी जो है अर्बन कम्युनिटी, तो अर्बन कम्युनिटी के सदस्य लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर एंड मैन एनवायरनमेंट जैसे सोसाइटी में रहते हैं। कंप्लायर एंड मैन मेड, तो अर्बन मतलब क्या होता है, शहरी क्षेत्र के लोग हैं। ये लोग जागरूक होते हैं, ये लोग कोई भी नया चीज़ नया तकनीक को तत्काल अपना लेते हैं। आँख मूंद के ये लोग समझ जाते हैं कि ये जो भी है अच्छा है, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी के लोग उसी को डरते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद होमोजेनिटी मतलब आरसी, मतलब रूरल कम्युनिटी के मेंबर जो होते हैं होमोजीनस नेचर के होते हैं। यह कॉमन लेक्चर को मानते हैं, कॉमन कल्चर को मानते हैं, है ना, कॉमन कल्चर को मानते हैं और ज़्यादातर एक समान नौकरी को करते हैं। मतलब ये लोग एक टाइप का काम करते हैं, एक जगह पर रहेंगे सभी लोग एक ही टाइप का काम करेंगे, है ना। तो जो भी कल्चर होगा वहाँ पर उनका सभी का एक ही टाइप का रहता है। एक जगह पर रहते हैं तो कल्चर उनका एक टाइप का रहता है। लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी में जो होता है ना, यह होमोजेनिटी आरसी से ज़्यादा होती है। टीसी में बहुत कम सदस्य में ही कुछ अलग मिल पाता है, क्योंकि इसमें सभी मेंबर एक समान पूर्वज के होते हैं। अर्बन कम्युनिटी में डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद स्पेशलाइजेशन उच्च दर्जे का होता है। अच्छा, उच्च दर्जे का होता है, मतलब जो भी समुदाय होता है उसका क्या होता है, इनकी अपेक्षा टीसी और आरसी की अपेक्षा क्या होता है, उच्च समुदाय के लोग होते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनस नेचर की होते हैं। ठीक है, आरसी में क्या होता है, आरसी के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में ही व्यस्त रहते हैं। रूरल कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में ही व्यस्त रहते हैं। इस कम्युनिटी का ऑक्यूपेशन परंपरागत एक संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। टीसी के लोग प्राथमिक कार्य जैसे हंटिंग एवं फॉरेस्ट, हंटिंग मतलब क्या करना, शिकार करना। फॉरेस्ट मतलब जंगल से जो भी प्रोडक्ट मिलता है, पत्ती मिल गया वहाँ से लकड़ी उठा लिए, कुछ जड़ी बूटी मिल गया, इन सब चीज़ों में लोग भरोसा करते हैं, उसी में काम करते हैं। ठीक है, शिकार करना, जैसे जानवरों का शिकार करेंगे, है ना। यूसी के सदस्यों की नौकरियां उनके स्पेशलाइज्ड के हिसाब से अलग अलग बटी रहती है, जैसे बैंकिंग, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटल इत्यादि। ये शारीरिक रूप से एग्रीकल्चर करने में सक्षम नहीं होते हैं।
ये शारीरिक रूप से एग्रीकल्चर करने में सक्षम नहीं होते हैं, है ना। शहर के रहने वाले शहरी खेती बाड़ी कितना करेंगे यार। साइज ऑफ कम्युनिटी, यह यूसी से छोटा होता है, मतलब ये जो रूरल कम्युनिटी है ये अर्बन कम्युनिटी से क्या होता है, छोटा साइज होता है। और क्योंकि छोटा होता है हम लोग कैसे कह सकते हैं कि भाई गांव के लोग का ना घर बहुत दूर दूर होता है, बिखरे हुए घर में रहते हैं लोग, बहुत दूर दूर घर रहेगा तो संख्या तो ऑलरेडी कम हो जाएगा ना। और यूसी और आरसी से छोटा होता है। ये जनजातीय वाला होता है, ये उससे भी छोटा होता है। ये ग्रामीण समुदाय जो है, ग्रामीण समुदाय में कई जाति के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग उसमें शामिल होते हैं, तो थोड़ा बड़ा ही हो जाता है। लेकिन ये जो है ट्राइबल कम्युनिटी जो होता है वो तो जनजाति हो गया ना, एक ही जनजाति के लोग एक ही जगह पर रह रहे हैं तो उनका कम्युनिटी बनेगा। और उसमें अब अगर उसी जगह पर रहने वाला दूसरे जनजाति का है, दूसरी जाति का है ना, तो उसका वो कम्युनिटी में शामिल नहीं हो पाएगा वो, तो ये और छोटा हो जाता है। और आरसी और टीसी से सबसे बड़ा साइज किसका होता है, अर्बन का, क्योंकि शहर के लोग हैं, शहर के लोग नहीं मानते हैं कुछ ना, नहीं मानते हैं का मतलब चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो सब एक ही कम्युनिटी में शामिल हो जाते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं, ठीक। इसके बाद है क्या, सोशल सेटिस्फिक्शन, सोशल सेटिस्फिक्शन है ना, सेटिस्फिक्शन मतलब क्या होगा, संतुष्टि, है ना, स्ट्रेटिफिकेशन एंड सेटिस्फिक्शन। तो अब संतुष्टि देखिएगा किसको क्या है ना, आरसी के सोसाइटी स्टेटस के लिए उसके लोग जिम्मेदार होते हैं। फॉर एग्जांपल कास्ट, क्रीड, सी, है ना, आरसी के सोसाइटी स्टेटस के लिए उसके लोग जिम्मेदार होते हैं। सोसाइटी स्टेटस, जबकि टीसी में क्या है, टीसी में बहुत कम में ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखा जा सकता है। यूसी के हर एक व्यक्ति की अपनी अचीवमेंट को हिसाब से उसकी समान की सोसाइटी की सेटिस्फेक्शन की मोबिलिटी बढ़ती है और घटती है। यह प्रत्येक अचीव्स की हुई जिम्मेदारी से यह यूसी की स्टेटस बढ़ती है, जैसे एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, टेक्निकल स्कीम एंड कम्युनिटी। कहने का मतलब यह है कि जो अर्बन सोसाइटी के लोग हैं, शहरी लोग जो हैं, वो नए नए तकनीकों को अपनाते हैं, वो लोग तुरंत क्या करते हैं, नई चीज़ में भरोसा करते हैं, उनको किसी चीज़ का डर भय नहीं रहता है। लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी के लोग कोई नया चीज़ आएगा उसको अपनाने से मना कर देंगे, वो लोग नहीं अपनाते हैं। और वो लोग क्या करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, उनको संतुष्टि ही नहीं होगा। आप कोई भी नया चीज़ बताएंगे उसको लोग कहेंगे फालतू है ना। कुछ ऐसा ही होता है रूरल कम्युनिटी में भी, यहाँ के लोग भी, रूरल कम्युनिटी और ये ट्राइबल कम्युनिटी, ये दोनों का हाल एक ही रहता है। लेकिन रूरल कम्युनिटी के लोग ट्राइबल कम्युनिटी के अपेक्षा थोड़ा ठीक ठाक होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, द रूरल सोशियोलॉजी, अभी ग्रामीण समाज शास्त्र के बारे में बोल रहा है। क्या मानसिकता है, क्या सोच है सोशियोलॉजी का, ठीक। सोसाइटी, सोसाइटी साथ रहने वाले लोगों का ओटी समूह है जिसमें सभी लोगों के कॉमन वैल्यू और जनरल इंटरेस्ट होता है, जो कि एक इकाई की तरह सभी से मेल खाता है। दूसरे शब्दों में यह लोगों का समूह है जिससे सभी लोग एग्रीकल्चर और एक इकाई की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। सोसाइटी कई कम्युनिटी और यहाँ तक कि पड़ोसी में भी अपना प्रभाव डालते हैं, ठीक है। कम्युनिटी
कम्युनिटी यह एक दूसरे के साथ मिलकर रहने वाले लोगों का समूह है जो कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। कम्युनिटी यह एक दूसरे के साथ मिलकर रहने वाले लोगों का समूह है। कम्युनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुदाय, है ना, जो कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। जियोग्राफिकल एरिया मतलब एक ही जगह पर रहते हैं, ये कहने का मतलब है। तथा इनमें आपस में कॉमन वैल्यू और नॉर्म्स, इंटरेस्ट और एक्टिंग का आदान प्रदान होता है। इसमें लोगों द्वारा एक समान एग्री ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के द्वारा अपने एक समान लक्ष्य को पूरा करते हैं। एक बड़ा कम्युनिटी जैसे नेशन और एक छोटा कम्युनिटी जैसे पड़ोसी हो सकता है ना। अरे कम्युनिटी का मतलब है कि एक समुदाय है, एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही टाइप के काम करते हैं वो लोग, है ना। किसी भी चीज़ का उनको आदान प्रदान करना है तो एक दूसरे से ले लेते हैं, है ना। जो भी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के द्वारा अपने एक समान लक्ष्य को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कम्युनिटी मतलब समुदाय, ठीक। इसके बाद क्या है? एसोसिएशन। ये क्या है भाई? एसोसिएशन यह लोगों का ऑर्गेनाइजेशन, एक समूह है जो कि एक समान लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघ में कार्य करते हैं। मतलब कोई भी लक्ष्य है उसको सारे लोग मिलकर पूरा कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एसोसिएशन बोलेंगे। एक कम्युनिटी में कई सारे एसोसिएशन अपना कार्य करते हैं। इसमें कई सारे संघ किसी स्पेसिफिक पर्पस के कार्य से जुड़े हुए होते हैं। जैसे डेयरी फार्मर एसोसिएशन के हिसाब का कार्य दूध को बेचना होता है। एसोसिएशन अपने ग्रुप के लोगों के एक समान लक्ष्य को पूरा करने पर कार्य करता है ना। एसोसिएशन का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी काम करना है ना, कोई भी काम अगर आपको करना है तो आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा पहले, है ना। बड़ा काम करना है तो उसमें आप ग्रुप बनाते हैं लोग। ग्रुप बनाने के बाद एक टारगेट फिक्स करते हैं कि ये हमारा टारगेट है, डेयरी फार्म खोलना है हमको, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं? अब कार्य करते हैं, है ना, सारे लोग मिलके। अब डेयरी फार्म खोलेंगे तो वहाँ पर क्या है? दूध बेचना एक काम हो गया। तो एसोसिएशन के सारे लोग मिलकर के क्या करेंगे? दूध बेचने के कार्य को पूरा करेंगे, ठीक है। इसमें साफ क्या लिख रहा है कि एक समान लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघ में कार्य करते हैं, है ना। कई सारे एसोसिएशन अपना कार्य करते हैं। अगर कम्युनिटी का बात करेंगे तो समुदाय हो गया, एसोसिएशन छोटा होता है ना। एसोसिएशन में एक फिक्स दूध बेचने का कार्य दे दिया गया है। चलो एक एसोसिएशन के लोग क्या करो? दूध बेचो, पूरा का पूरा दूध बेचना है तुम लोग को, कैसे बेचोगे तुम लोग जानो। तो वो लोग अपना डिसीजन करेंगे। लेकिन कम्युनिटी जो होता है उसमें कई लोग होंगे, दूध बेचने वाले अलग होंगे, पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले अलग होंगे, ये सारे लोग मिले हुए होंगे उसमें कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। इसके बाद इंस्टीट्यूशन तो 1964 के अनुसार इंस्टीट्यूशन का लक्ष्य लोगों को ऑर्गेनाइज करके सोशल रिलेशनशिप का ज्ञान कराना तथा सोसाइटी के कॉमन वैल्यू और दूसरी ज़रूरतों को पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है? इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन और फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। देयर आर टू टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, अर्बन और रूरल सोसाइटी के 5 तरह के प्रमुख इंस्टीट्यूशन होते हैं। अर्बन और रूरल सोसाइटी में 5 तरह के प्रमुख इंस्टीट्यूशन होते हैं इनफॉर्मल के अंदर ना। तो देखो इंस्टीट्यूशन में क्या है? फैमिली, परिवार हो गया। रिलीजियस, इकोनॉमिक, रिलीजियस मतलब धर्म हो गया, है ना। धार्मिक, आर्थिक कह सकते हैं। तीसरा में पॉलिटिकल हो गया, राजनीतिक। और चौथा क्या है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट मतलब शिक्षा इंस्टीट्यूट कह सकते हैं इसको। और विलेजेस मतलब गांव हो गया। ये सब क्या है? इंस्टीट्यूशन है। किसका? इनफॉर्मल का बात कर रहे हैं हम लोग ना, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी। तो इसमें कितने प्रकार के इंस्टीट्यूट होते हैं? 5 तरह के। एक परिवार, फिर उसके बाद धर्म, फिर धर्म के बाद ये इकोनॉमिक, ये अलग ही है। धार्मिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, शैक्षिक हो गया और ग्रामीण हो गया। उसके बाद फैमिली में क्या होता है कि
सभी सदस्यों में प्रमुख मल्टीफंक्शनल इंस्टीट्यूशन होता है। इसमें सोसाइटी में फैमिली में लोगों के द्वारा उनके परिवार के प्रमुख ज़रूरतों को ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा किया जाता है। ठीक है। फंक्शन ऑफ फैमिली, फंक्शन ऑफ फैमिली, अब परिवार का काम क्या है? सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड। फैमिली देखिए, फंक्शन ऑफ फैमिली, परिवार का काम क्या है ना, प्रमुखता क्या है? सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड। फैमिली सेक्सुअल रिलेशनशिप को लीगल रूप देता है। यह ह्यूमन में सेक्स की ज़रूरतों को सिखाने में हेल्प करता है। ठीक। प्रोडक्शन एंड हियरिंग ऑफ चिल्ड्रन, प्रोडक्शन एंड हियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। फैमिली का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रिप्रोडक्शन है। फैमिली का एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? रिप्रोडक्शन है, मतलब अपने समान जीव उत्पन्न करना, प्रजनन कहते हैं इसको ना। फैमिली बच्चों को पालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फैमिली में बच्चों के सभी जरूरत ट्रेड्स, एटीट्यूड और मैनरिज्म, बिहेवियर, डिसिप्लिन और दूसरे शारीरिक क्षमताओं को सीखना तथा जानना है, जिससे कि बच्चा सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर बनने की ज़रूरत को पूरा करता है। कुल मिलाकर प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। हियरिंग एंड चिल्ड्रन, मतलब इसमें क्या रहता है कि आपको क्या करना है? परिवार का अगर देखें तो परिवार का प्रमुख कार्य क्या होता है कि अपने परिवार को आगे बढ़ाना। ठीक है, एक महत्वपूर्ण ये क्या है? उनका लक्ष्य है। ठीक है। फैमिली बच्चों को पालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब बच्चों का पालन पोषण करना है तो पालन पोषण करने में तो उनको एक तरीका, ट्रेट्स होगा, उसका एक एटीट्यूड होगा, है ना। ये सब चीज़ क्या है? मैनरिज्म। ठीक है, बिहेवियर, डिसिप्लिन, इन सभी चीज़ों को, शारीरिक क्षमताओं को सीखना तथा जानना है, जिससे कि बच्चा सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर बनने की ज़रूरत को पूरा करता है। ठीक, इस टाइप से। उसके बाद प्रिवेंशन फॉर होम या प्रोविज़न फॉर होम, मतलब फैमिली अपने फैमिली मेंबर को घर देता है। इसमें बच्चे फूड लव एंड केयर के साथ घर में रहते हैं। ठीक है। होम एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग वर्क लाइफ के स्ट्रेस इन्वायरमेंट से दूर खाली समय में शांतिपूर्ण ढंग से आराम करते हैं तथा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि फैमिली का एक निश्चित घर होता है। घर में सभी लोग रहते हैं। घर में उनका खाना पीना, एक दूसरे को जानना पहचानना, बात करना, है ना, और एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझना सुनना, ये सब काम कहाँ पर होता है? घर परिवार के अंदर होता है। ठीक है। इन्वायरमेंट से दूर खाली समय में शांतिपूर्ण ढंग से आराम करते हैं तथा टाइम स्पेंड भी करते हैं एक दूसरे से। उसके बाद देखते हैं क्या है एजुकेशन। एक बच्चा सोशल क्वालिटी के साथ पैदा नहीं हुआ होता है ना। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई सामाजिक गुण थोड़ी नहीं रहता है, वो तो बस एक जीव है जो जन्म ले लिया, है ना, बस मात्र। अब आगे देखेंगे क्या कि एक बच्चा सोशल क्वालिटी के साथ पैदा नहीं हुआ होता है, बल्कि वह यह सब अपने फैमिली से सीखता है ना। यह सोशलाइजेशन की प्रक्रिया फैमिली में ही शुरू हो जाती है। यह सोशल कैरेक्टर बच्चे में विकसित करने में फैमिली महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फैमिली बच्चों में सोसाइटी के कल्चर, कस्टम, बिलाइव्स, हैबिट, फोकवे आदि सारे कैरेक्टर को सिखाता है। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब आर्थिक लाभ। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब आर्थिक लाभ, है ना। तो आर्थिक लाभ की अगर बात करेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं कि
देखो आर्थिक लाभ में क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट। तो फैमिली अपने सदस्यों के इकोनॉमिक ज़रूरतों को पूरा करता है। फैमिली अपने सदस्यों के इकोनॉमिक ज़रूरतों को पूरा करता है। हाँ, परिवार में अगर किसी को किसी भी चीज़ ज़रूरत है तो उसको कौन पूरा करेगा, परिवार के लोग ही, सदस्य ही पूरा करते हैं। प्रोवाइड स्टेटस, एक अकेला व्यक्ति प्राथमिक रूप से अपने परिवार से जुड़ा हुआ होता है। फैमिली के बड़े बुजुर्गों का स्टेटस और पोजीशन फैमिली के दूसरे मेंबर के भी स्टेटस पर अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोवाइड स्टेटस के बारे में फिर, है ना। हो गया का है, एक अकेला व्यक्ति प्राथमिक रूप से अपने परिवार से जुड़ा हुआ होता है और फैमिली के बड़े बुजुर्ग का स्टेटस और पोजीशन फैमिली के दूसरे मेंबर के भी स्टेटस पर अपना प्रभाव डालता है, जिससे कि यह उसके फैमिली मेंबर की सोसाइटी में स्थापित होने का स्थान प्रदान करता है। मतलब क्या है कि अगर आपके फैमिली मेंबर के लोग कैसे हैं इसको देखना होगा, है ना। जिस टाइप का फैमिली मेंबर लोग का स्टेटस बन चुका है, तो जन्म लेने वाले बच्चे जब तक छोटे होते हैं, थोड़ा थोड़ा जानकार होते हैं, तब तक उनका स्टेटस कुछ ऐसा ही माना जाता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके ज्ञान, उनके विवेक, उनके बुद्धि, उनके बिहेवियर इत्यादि के हिसाब से उनका स्टेटस सोसाइटी में बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। फैमिली ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर मतलब ये कल्चर जो होता है ना, कल्चर जो होता है अपने कम्युनिटी में, तो कल्चर फैमिली से ही तो ट्रांसमिशन होता है ना। जिसको आपके दादा परदादा ने किए हैं उसी को अगर आप कर रहे हैं, आपके बच्चे करेंगे, तो ये सब क्या है, ही तो ट्रांसमिशन है ना। फैमिली समाज के कल्चर संस्कृति को संरक्षित तथा सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह विरासत में पूर्वजों से मिली संस्कृति को अगली पीढ़ी में भी देता है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, आगे देखेंगे क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली कितने प्रकार के होते हैं, इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली है ना, इसमें क्या होते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे होते हैं। यह फैमिली हस्बैंड, उसकी पत्नी और बच्चे से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियर फैमिली में बहुत जल्दी मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। मतलब ये लोग ना, जैसे इसमें देखिए हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे इतने लोग होते हैं, तो इसमें मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण बहुत जल्दी होता है इनमें, है ना। ये लोग नए चीज़ को मानते हैं क्योंकि इनके पास ना बुजुर्ग लोग नहीं होते हैं, और बुजुर्ग लोग थोड़ा नया चीज़ को एक्सेप्ट करने से घबराते हैं। ठीक ना, तो इसमें नए शादीशुदा मैन वुमेन अपने ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली से दूर नौकरी वाले स्थानों में जाकर बस जाते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल का मतलब क्या है कि मतलब जो गांव में जो लोग रहते हैं ना, बाकी लोग जैसे आपका रूरल कम्युनिटी के लोग रहते हैं और ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, है ना। तो ट्राइबल लोग से काफ़ी दूर रहते हैं, अगर कहीं शहर में चले जाते हैं, कहीं नौकरी करने लगते हैं, तो इनका क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली का इधर के अदर फैमिली से चेंजेस इनमें अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, एक होता है जॉइंट फैमिली। तो इस जॉइंट फैमिली में क्या रहते हैं, दादा दादी और मम्मी पापा और बच्चे, 3 पीढ़ी के लोग इसमें रहते हैं। ठीक है, यह भारतीय समाज का एक प्रमुख अंग है, परंतु यह कई कारणों जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और वोबेनाइजेशन के कारण घटते जा रहा है ना। तो का इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला है, मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण हो रहा है, नए नए तकनीकों को अपना रहे हैं। तो नए नए तकनीक को अपनाने में जब फैमिली में ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं तो थोड़ा उनको दिक्कत होता है। ये जॉइंट फैमिली हो गया। उसके बाद पैट्रिचल फैमिली मतलब इसमें सबसे बड़ा मेल मेंबर ही फैमिली का प्रमुख होता है। तो इसको कह लेंगे पितृसत्तात्मक कह सकते हैं, है ना। पितृसत्तात्मक मतलब पिता होगा, उसका जो बेटा होगा वही अपने मतलब पिता के स्थान को लेगा, बेटी नहीं ले सकती, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, पितृसत्तात्मक होता है पैट्रिचल फैमिली। इसमें सबसे बड़ा मेल मेंबर ही फैमिली का प्रमुख होता है। ठीक है, अब घर में सबसे बड़ा जो भी मेल होगा वही का होगा घर का प्रमुख होगा।
क्या बोलेंगे, मुखिया कह सकते हैं क्या, हाँ। मैट्रिचल फैमिली, इसमें फैमिली की सबसे बड़ी फीमेल मेंबर ही फैमिली के प्रमुख, इसको बोलते हैं मातृसत्तात्मक, है ना, क्या बोलेंगे, मातृसत्तात्मक, ठीक है। उसके बाद मैट्रिलोकल फैमिली, इसमें मेल अपने वाइफ के होम में रहता है। ये देखो देखो मैट्रिचल फैमिली अलग है और मैट्रिलोकल मतलब फैमिली, इसमें मेल अपने वाइफ के होम में रहता है और इस फैमिली को मैट्रिलोकल फैमिली कहते हैं। मतलब ये जमाई जो बोलते हैं ना, वो क्या करता है, अपने वाइफ के मतलब अपने ससुराल में ही मेल जो रहता है वो रहने लगता है। ये हो गया मैट्रिलोकल फैमिली। उसके बाद पैट्रिलोकल फैमिली मतलब इसमें फैमिली मेम्बर अपने हस्बैंड के हाउस में रहने जाती है और भारतीय समाज में कई सारे फैमिली पैट्रिलोकल फैमिली हैं। हाँ, तो इस टाइप का जो फैमिली होता है उसमें क्या करती है, लड़की अपने ससुराल में जाके रहती है, ये तो ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मोनोगेमस फैमिली होता है। मोनोगेमस मतलब क्या होता है कि यह फैमिली एक मैन और एक वुमेन से मिलकर बनती है ना, एक मैन और एक वुमेन से मिलकर बनता है, उसको बोलते हैं मोनोगेमस, है ना, सदस्यों की संख्या कम होती है। पॉलीगेमस में इसमें एक मेल, मतलब मोनोगेमस का मतलब है कि जब भी इनको शादी करना होगा तो एक ही मेल होगा और एक ही फीमेल होगा। जैसे आप सुने होंगे कभी कभी कि एक मेल होता है 2 फीमेल से शादी कर लेता है ना, तो वो कंडीशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मोनोगेमस का मतलब एक पति एक पत्नी, बस हो गया। पॉलीगेमस फैमिली में क्या होता है, इसमें एक मेल एक से अधिक फीमेल से शादी किया हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीगेमस फैमिली, ठीक है। पॉलीगेमस फैमिली, इसमें एक फीमेल एक से अधिक मेन से शादी की हुई होती है तथा इसमें फीमेल सभी के साथ या एक समय में एक के साथ रहती है। मतलब पॉलीगेमस फैमिली में क्या होता है, देखो पॉलीगेमस तो हो गया ना। उसके बाद पॉलीएंडर्स फैमिली, इसमें एक फीमेल एक से अधिक मैन के से शादी की हुई होती है तथा इसमें फीमेल सभी के साथ या एक समय में एक के साथ रहती है। मतलब इसमें क्या है, बहुपति विवाह कर सकते हैं इसको। पत्नी तो एक ठो है लेकिन पति बहुत सारे हैं, 2 या 2 से अधिक कह सकते हो, है ना। 2 या 2 से अधिक पति जब होंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीएंडर्स फैमिली। बस तो हो गया, पॉलीएंडर्स समझ गए। उसके बाद पॉलीगेमस समझ गए, फिर मोनोगेमस समझ गए, इतना हो गया। इसके बाद और आगे देखते हैं विलेज, गांव क्या होता है ना। तो विलेज मनुष्य का सबसे पुराना कम्युनिटी है। एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर दोनों ही मनुष्यों को नॉलेज और स्किल प्राप्त करने में मदद करते हैं और यह धीरे धीरे मनुष्यों को सेटल्ड लाइफ और ह्यूमन कम्युनिटी को स्थिर बनाते हैं, है ना। ये विलेज जो हो गया, मतलब क्या है कि विलेज मनुष्य का सबसे पुराना कम्युनिटी है। एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर दोनों ही मनुष्यों को, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, है ना, मतलब पशुपालन और कृषि कार्य दोनों ही मनुष्यों को नॉलेज और स्किल प्राप्त करने में मदद करते हैं और यह धीरे धीरे मनुष्यों को सेटल लाइफ और ह्यूमन कम्युनिटी को स्थिर बनाते हैं। तो मतलब आप ये तो जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है क्या है, कृषि प्रधान देश है ना, कृषि प्रधान है और कृषि के साथ क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। तो गांव में ही पशुपालन और कृषि का कार्य अच्छे से हो पाता है, ठीक है, शहर में उतना अच्छा नहीं हो पाता है। विलेज को कई क्लास में बांटा गया है, चलिए देखते हैं किस टाइप का गाँव को बांटा गया है। तो मिग्रेटरी विलेज, इसमें लोग एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते हैं, फीड एंड दूसरे रिसोर्सेस की तलाश में। जब एक जगह ख़त्म हो जाने पर दूसरी जगह चले जाते हैं। अच्छा, फायदे की बात है यहाँ पर। तो मिग्रेटरी विलेज मतलब क्या होता है कि इसमें लोग एक विलेज से दूसरे विलेज में घूमते रहते हैं, जहाँ फ़ायदा मिला वहीं पहुँच जाएंगे। फीड एंड दूसरे रिसोर्स की तलाश में, जब एक जगह ख़त्म हो जाते हैं, हो जाने पर दूसरी जगह चले जाते हैं। मतलब अपने
खाने पीने और रिसोर्सेस मतलब अन्य सुविधाओं के हिसाब से लोग चलते हैं। जहाँ पर उनको अच्छा लाभ नज़र आता है वहीं ये लोग बस जाते हैं। उसके बाद जब वहाँ पर से वो जिस लाभ के लिए लोग रुके होते हैं वो ख़त्म हो जाता है या डाउन हो जाता है तो उसको छोड़ के वो फिर और कहीं नई जगह पर चले जाते हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, मिग्रेटरी विलेज। सेमी परमानेंट विलेज, सेमी परमानेंट विलेज। तो मिग्रेटरी विलेज की अपेक्षा इसमें लोग लंबे समय तक रहते हैं। मिग्रेटरी विलेज की अपेक्षा इसमें लोग लंबे समय तक रहते हैं। इसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह नॉलेज और फीड और दूसरे एसेंशियल रिसोर्स की वजह से जाते हैं। मिग्रेटरी विलेज की अपेक्षा इसमें लोग लंबे समय तक रहते हैं। सेमी परमानेंट विलेज, इसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह नॉलेज और फीड एंड दूसरे एसेंशियल रिसोर्स की वजह से जाते हैं। तो इसमें सेमी परमानेंट विलेज का मतलब होता है मिग्रेटरी विलेज की अपेक्षा इसमें लोग लंबे समय तक रहते हैं, है ना। सेमी परमानेंट विलेज, सेमी परमानेंट विलेज मतलब उसमें जो है मिग्रेटरी विलेज जो होता है ना उसमें तो लोग तुरंत ही चल जाते हैं छोड़ के, 15 दिन में ही चले जाएंगे, 10 दिन में ही चले जाएंगे, जब उनको लाभ मिलना बंद है तो चले जाएंगे। लेकिन ये सेमी परमानेंट हो जाता है ना, सेमी परमानेंट मतलब ये लोग स्थायी रूप से रहने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, तो फिर भी उसके अपेक्षा लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं, नॉलेज फीड और कोई भी उनको जो चीज़ रिसोर्स उनको चाहिए होता है वो नहीं मिलता है तो लोग चले जाते हैं। एक होता है परमानेंट विलेज, इसमें लोग परमानेंट रहते हैं तथा दूसरे कम्युनिटी के मेंबर से अच्छे सोशल रिलेशन बनाकर रखते हैं। इस प्रकार के विलेज बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो ये तो परमानेंट विलेज मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा, है ना। एक बार घर बना लिया तो वहीं रहेंगे लोग, उसी गांव में कई पीढ़ी वहीं रह जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या है आपका ग्रुप्ड न्यूक्लिएटेड विलेज, इसमें लोग रहने के लिए घर या फार्म को बड़े क्षेत्र में विलेज में फैला कर रखते हैं। इसमें लोग रहने के लिए घर या फार्म को बड़े क्षेत्र में विलेज में फैला कर रखते हैं, है ना। तो एक ग्रुप न्यूक्लियर विलेज मतलब इसमें जो भी घर है या फार्म है उसको बड़े क्षेत्र में विलेज में फैला कर रखते हैं, मतलब बड़े तादाद में लोग काम करते हैं। ये लोग कभी छोड़ के जाने वाले नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी रहेंगे, कई पीढ़ी रहेंगे। नॉन न्यूक्लियर डिस्पेस विलेज मतलब इसमें लोग विलेज में फार्म से अलग घर बनाकर रहते हैं। इसमें घर और फार्म दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू न्यूक्लिएटेड और ग्रुप एंड विलेज। मतलब नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब क्या है, मतलब ये लोग ना एक ही जगह पर नहीं रहते हैं, जैसे इनका घर कहीं और रहेगा, काम कहीं और करेंगे, फार्म कहीं और रहेगा, है ना। कोऑपरेटिव विलेज क्या होता है, इसमें लोग समूह के रूप में काम करते हैं या समूह के रूप में सेवा प्रदान करते हैं, जैसे किसी डेयरी फार्म को सामूहिक रूप से चलाना, है ना। कोऑपरेटिव विलेज होता है, डेयरी फार्म है, गांव के सारे लोग मिलकर खोले हैं, गांव के सारे लोग मिलकर चलाएंगे, तो कोऑपरेटिव विलेज, है ना, सारे लोग मिलकर ये काम करेंगे। कलेक्टिव विलेज, इस प्रकार के विलेज में ग्रामीण के प्रॉपर्टीज अधिकार, प्रॉपर्टी मतलब अधिकार, है ना, को सामूहिक रूप से एक सामान्य हाल स्टॉक्स इत्यादि जितने भी विलेज होंगे सभी का खाना एक साथ बनता है, सभी कार्य एक साथ मिलकर करते हैं, तो यह रहेगा कलेक्टिव विलेज, है ना। तो ग्रामीणों का इसमें जो होता है, ग्रामीणों का जो अधिकार होता है उसको सामूहिक रूप से एक समान कर दिया जाता है ना। स्टॉक जो भी है, जो भी सामान है उनका सब एक साथ रहेगा। विलेज होंगे, सभी का खाना एक साथ बनता है और सभी कार्य एक साथ मिल करके करते हैं। यूथ क्लब क्या होता है, यूथ क्लब का मतलब हो कि ये क्या हो जाएगा, देखिए आज का युवा कल के देश का लीडर होता है, और इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो आज का युवा कल के देश का भविष्य होता है। तो पूरे देश की ताकत युवा में होती है। युवा की ताकत को ढालना, मोल्डिंग
चैनलाइजिंग करके उसके इफेक्ट को और विकसित कर सकते हैं तथा यह विकास युवा के यूथ क्लब के विकास में मदद करता है। यूएसए में फोर्थ क्लब बहुत विकसित है। इसका मोटो एंड प्लान देश में युवा को सही राह में विकसित करना है। ठीक है, तो फोर्थ यूथ क्लब का उद्देश्य क्या है? तो हेड, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेड। इसमें युवा में क्लीन थिंकिंग मतलब अच्छे विचार वाला, इंटेलिजेंट, अंडरस्टैंडिंग अच्छा समझदार, इंटेलिजेंट मतलब थोड़ा माइंडेड है ना, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी, एंड एप्रोप्रिएशन एप्रिक्शन ऑफ एनवायरनमेंट का विकास करना है। युवा में फार्म एंड होम के प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड साइंटिफिक एटीट्यूड को विकसित भी करना है। हार्ट क्या होता है? इसमें युवा में फार्मिंग, होम, इंटरप्राइजेस एंड मार्केटिंग, कम्युनिटी लाइफ एंड इंटेलिजेंशिप आदि के लिए बनाए हुए आइडिया और स्टैंडर्ड के प्रति ईमानदार होता है तथा उसे पूरा भी करना है। हार्ड मतलब क्या होता है? हैंड मतलब क्या होता है? फार्म एंटरप्राइजेस को बनाने, उसे स्थापित करने, उसके डेमोन्स्ट्रेशन को करने के लिए यूथ में प्रॉपर टेक्निकल स्किल का डेवलप करना है। हेल्थ के बारे में क्या करेंगे हम लोग? लग्जरीज का अपनी बुद्धि के द्वारा सही तरीके से उपयोग करना तथा जीवन के दर्जे को सही बनाना है। यूथ क्लब का प्रमुख मोटो अच्छे को बहुत अच्छा बनाना है। यूथ क्लब की क्या आवश्यकता है? किसी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सही लीडरशिप की आवश्यकता होती है। उसे लेवल के लीडरशिप का विकास यूथ क्लब द्वारा किया जाता है। यूथ क्लब के मेंबर बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक एंड न्यू आइडियाज़ को खोजने वाले और नए यूथ क्लब के मेंबर जो होते हैं बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि ये युवक है ना भाई, नवयुवक लोग में बहुत एनर्जी होता है। तो न्यू आइडिया को खोजने वाले होते हैं, नए प्रोग्राम में कार्य करने वाले युवा होते हैं। यह युवा पेरेंट्स के द्वारा अपने फार्म में प्रैक्टिस के अभाव में यह सब नहीं सीख पाते हैं, जिसे यूथ क्लब के द्वारा विकसित किया जाता है। प्रॉपर साइंटिफिक देख रेख में यह खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने योग्य हो जाते हैं। यूथ क्लब के युवा एक्सटेंशन एजुकेशन ना, यूथ क्लब के युवा एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रोग्राम के अंतर्गत युवा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, नेशनल सर्विस स्कीम होता है। नेशनल सर्विस स्कीम सोशल सर्विस एंड नेशनल डेवलपमेंट के लिए कुछ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी को वॉलंटरी एंड सेलेक्टिव बेसिस के पर्पज पर इसमें विकास कार्य हेतु लिखा जाता है। उसके बाद मैन एंड एनिमल रिलेशनशिप देखिए, अब आदमी का और जानवर का क्या संबंध होता है इसको देखते हैं। मनुष्य एवं पशु के बीच के संबंध एवं आकर्षण का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे एंथ्रोजूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोजूलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एंथ्रोजूलॉजी क्या है इसको देखना पड़ेगा आपको, है ना। एंथ्रोजूलॉजी जो होता है यहाँ पर आपको लिखा है ना, एंथ्रोजूलॉजी मतलब आदमी का और जानवर का संबंध होता है, उसको एंथ्रोजूलॉजी कहते हैं। एंथ्रोजूलॉजी के अंतर्गत पशु को ऐसे पाला जाता है, ह्यूमन एनिमल के बारे में क्या सोचता है तथा मनुष्य और पशु के बीच क्या संबंध है आदि के अध्ययन को शामिल किया गया है। ठीक है, आधुनिक सोसाइटी के अंदर एनिमल और उनसे
उत्पादित होने वाले विभिन्न उत्पाद लगातार मटेरियल एंड कल्चरल के रूप में बहुत बड़ा भूमिका अदा करते हैं। ये दो अलग अलग प्रकार के जीवों के बीच सदस्यों को विभिन्न पॉजिटिव एंड नेगेटिव रूप से देखा जा सकता है। हमारे पूर्वज एनिमल को हंटिंग मतलब क्या करना, शिकार करना, फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी का काम करने में, सिक्योर प्रोटेक्ट मतलब खुद को सुरक्षित करने में, है ना। उसके बाद अपना फूड, अपना क्लोथ आदि के लिए पालते थे, है ना भाई। कुत्ता क्यों पालते हैं? खुद को सिक्योर करने के लिए ना, रात में कोई दिक्कत ना हो, है ना। आज एनिमल को रखना संपूर्ण समाज में वाइड रूप से फैला हुआ है। आज एनिमल को रखना संपूर्ण समाज में वाइड रूप से फैला हुआ है, मतलब हर जगह एनिमल को रखना चाह रहे हैं लोग। आज कई सारी कंट्रीज ऑपरेशन डॉग की केयर एंड ट्रेनिंग से डील होती है, ठीक है। उसके बाद डॉग को मिलिट्री एनफोर्समेंट एजेंसी में ट्रेन किया जाता है, जो कि उनकी हेल्प करता है ना। फोर्समेंट यूनिटी मतलब वो जो सुरक्षा के क्षेत्र में जो जवान कार्य करते हैं उनके लिए कहा गया है डॉग का यूज। कुछ समुदाय डॉग को उनके घर के संपत्ति एवं पशुधन की सुरक्षा के लिए रखते हैं। हाँ, तो हमारे मान के चलिए लोकल में, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, अगर वहाँ कोई डॉग पाल के रखता है तो उसको डॉग पालने का पर्पज़ क्या होता है कि घर की सुरक्षा, है ना। एक समय था जब शिकार करना बहुत ही कॉमन था तथा एनिमल को मनुष्य अपने मल्टीपल एडवांटेज के लिए यूज़ करते थे तथा जिससे जलवायु परिवर्तन, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एक्सटेंशन एजुकेशन का पूरा 3 पार्ट का वीडियो बना हुआ है। 3 पार्ट में इसको आप क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से देख सकते हैं, है ना। तो जो भी आपको इसमें से पढ़ना होगा आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और न जाने पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है वो आप लोग समझिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो लास्ट तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।